प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड चैप्टर में। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था। जो लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो जाकर के फटाफट फर्स्ट चैप्टर देखे, क्योंकि अभी हमें आगे क्या पढ़ना है वो तभी क्लियर हो पाएगी। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जानेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बेसिक फिनोमिना थे वो क्या था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीछे हमें एक नया टर्म देखने को मिलता है जो हमें रिलेटिव मोशन से देखने को मिला। तो रिलेटिव मोशन किसके बीच में, कुंडली और मैग्नेट के बीच में। अब सापेक्ष गति में ऐसा क्या होता था, तो हमें एक नए टर्म के बारे में बात पता चली। उस टर्म का नाम रखा गया चुंबकीय फ्लक्स। अब पहले ये जाने कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जो लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है उनको चुंबकीय फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के सिमिलर होता है चुंबकीय फ्लक्स। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो किसी मैग्नेट के पोल से इमेजिनरी लाइंस निकलती है जिसे हम फील्ड लाइंस कहते हैं, चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और यह निकलने वाली फील्ड लाइंस जब किसी बद्ध कुंडली से गुजरती हैं तो उस बद्ध कुंडली से होकर गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, बल रेखाओं, क्षेत्र रेखाओं का मतलब सेम है। तो इन रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आ गई। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, किसी बद्ध कुंडली से, ये है हमारा कोई बद्ध कुंडली, और इस बद्ध कुंडली से होकर गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये है इस पटल का एरिया वेक्टर। आपको पता है ना कि अगर हम किसी पटल के छोटे से आंशिक भाग को दिखाएं तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत होता है। ये एरिया वेक्टर है और ये इसका एरिया है। मान लेते हैं कि इस पटल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया था, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश से कुछ कोण बना रही है। तो ये कोण कुछ और नहीं, ये मान लेते हैं कि थीटा बना रही है। अगर इस पृष्ठ से होकर इनको गुजरना है तो जरूरी है कि ये फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होती, तब ये काम कुछ आसान होता। तो इस पृष्ठ से गुजरने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम b को कस्टमाइज करेंगे, मतलब b को रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट बच्चों b का टूटेगा b cos थीटा के रूप में, जहां थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। और वहीं अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में b का दूसरा कंपोनेंट रिजॉल्व होगा जिसे हम कहेंगे b sin थीटा। तो इधर एक कंपोनेंट b cos थीटा, थीटा के साथ सटा हुआ, और एक इधर b sin थीटा। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि इस रीजन से होकर पास होने वाले कंपोनेंट कौन से होंगे, तो आप इन दोनों में कौन सा बता पाएंगे? एग्जैक्टली आप b cos थीटा बताएंगे, क्योंकि यही इस रीजन से होकर गुजर पाएगा, इसे पास नहीं मिलेगी। अब ये पास होगा किससे, इस रीजन से। तो ये जो गुजरने वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट कहलाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी बद्ध मतलब जो कहीं से ब्रेक ना हो, किसी बद्ध तल अथवा पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप।
चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं फाई से, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट जो लंबवत गुजर रहा है, लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इंटू किससे गुजर रहा है, इस तल से, तो इस तल का पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे वहां पर। और ये आपका कुछ आंशिक भाग से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं इस छोटे से आंशिक भाग के लिए, तो यहाँ पे डी फाई लिखा जा सकता है। तो यहां से डी फाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये हर जगह यूनिफॉर्म है तो ये अलग अलग होने की कोई बात कर नहीं सकता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, जो कि हर जगह यहाँ पर सेम होने वाला है, यूनिफॉर्म फील्ड है। और यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, ए से। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया इनटू में ए। बी कॉस थीटा इनटू ए को हम लिख सकते हैं क्या, ये छोटे सेक्शन के लिए आप यहाँ पर डीए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये आप क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि बी ए कॉस थीटा किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये याद है, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है। तो इसमें ये ए बी कॉस थीटा को आप दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कहते थे, यहाँ पर भी वही कहानी है देखने को मिल रही है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए। लीजिए, फाई की एक नई फॉर्मेट को हमें देखने को मिल जाती है। तो ये फाई का नया फॉर्मेट है वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए, जो कि बताता है कि दो सदिशों का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि यह एक कौन सी राशि होगी, फाई मतलब फ्लक्स जो है चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि, बात क्लियर हो गई। आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए होता है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब है जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, जैसे कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मिले, यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो, तब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होने पर आप फाई की वैल्यू लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल में छोटे छोटे पार्ट का सम होता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट को मतलब फाई 1 फाई 2 बहुत सारे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ये रीजन है, इस रीजन पे हर जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग डायरेक्शन में मान लीजिए V2 है, तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होने पर आप ऐसे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखिएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 डॉट 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 फाई n लिख सकते हो, या फिर आप सबको लिख सकते हो क्या, B1 फिर सबका एरिया प्लस B2, सब में छोटा एरिया ले सकते हो, ए डॉट डॉट BN ए। ठीक, और यहां से आप सबका कॉमन ले सकते हैं। ठीक, क्या कॉमन ले सकते हैं,
ए कॉमन ले सकते हैं और ये आप लिख सकते हो क्या, ये आप लिख सकते हो b1 प्लस b2 डॉट 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 bn, और इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन ऑफ b, और कहां तक, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और साथ में आप a लिख सकते हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, या इसको आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b dA। ठीक, कहां से कहां तक, किसी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट तक चल सकते हैं। तो a1 की वैल्यू आपको वेरी करानी है, कहां से कहां तक का वेरिएशन चाहिए, आप यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, तो ये लिमिट हो जाएगी, जो भी लिमिट आपको रखनी होगी आप जब आएगा तब आप रख लेंगे। तो ये फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू डी, और ये अगर क्लोज लूप के लिए है तो आप यहाँ पे सर्किल बना सकते हैं। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू b इंटू डी, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। तो वेक्टर ऑफ b डॉट वेक्टर ऑफ डी। तो ये फॉर्मूला आपको केवल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए लर्न करना है, केवल ये। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आएंगे तब हमें b का एक फंक्शन दिया जाएगा, ऐसे केस में जब हमें करना होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें केसेस हैं। पहला केस आपका केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट यदि जो आपका तल है, ये वाला जो तल आपने देखा था, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो, लंबवत हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये तल है, कितना बना रही है 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर भी तो ऊपर ही होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लंबवती है, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री। यदि मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक, तब फ्लक्स निकाल लीजिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इज इक्वल टू bA cos 0 डिग्री। तो यहां से आप फाई की वैल्यू दे सकते हैं bA, मतलब आपको इस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। यही कहानी हम तब कर सकते हैं केस 2 में। केस 2 का कहानी ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो तल के समांतर, ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर तो हमेशा तल के लंबवत होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके इस तल के समांतर। तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर तब ऐसे केस में थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 90। देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तल के समांतर है लेकिन एंगल 90 डिग्री। ठीक, तब अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे BA cos 90, और cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो cos 90 की वैल्यू यहां पर आपकी 0 हो जाएगी, तो फाई आपको क्या मिलेगा 0 लीजिए। तो इस समय फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम कहलाएगी। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तल के समांतर होगी तो मिनिमम, और जब लंबवत होगी तो मैक्सिमम BA। ओके, अच्छा, इसके यूनिट के बारे में भी बात कर लें। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो फाई की जो यूनिट होगी वो होती है B इंटू A। फाई इज इक्वल टू B का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, B का होता है आपका टेस्ला लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक यूनिट इसका। इसके अलावा इसकी अदर यूनिट्स भी हैं। अदर यूनिट्स क्या है, इसके अलावा इसकी यूनिट होती है वेबर। ध्यान दीजिएगा, वेबर इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका और क्या यूनिट होता है, तो सीजीएस में इसकी यूनिट्स आप खुद से खोज सकते हैं। तो सीजीएस में
इसके मात्रक आपको खोजना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि टेस्ला की जगह पे गॉस और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लिख करके आप इसकी यूनिट खोजेंगे, ठीक। किसका? फाई का। ये पहला यूनिट आपको खोजना होगा गॉस में और सेंटीमीटर में। और वेबर का दूसरा सीजीएस में यूनिट जो होता है वो आपका होता है मैक्सवेल। ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल। ओके, तो ये इसकी सीजीएस में यूनिट होगी। आगे बढ़े तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, ठीक। यदि कोई तल जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखा गया, लंबवत रखा गया, इसे 90 डिग्री तक घुमाने पर तथा 180 डिग्री तक घुमाने पर फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक। और इसका सवाल का जवाब आपको खोजना है। आइए समझने की कोशिश करें। तो यहां पर एक कॉइल मान लीजिए, ये आपका ऐसे है कॉइल, ठीक, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखने को मिला। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिफर कर दीजिए और एरिया को आप ए से। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप इस तल के लंबवत दिखा देंगे। ये एरिया वेक्टर जो कि तल के लंबवत होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना इनिशियली बन रहा है? तो प्रारंभ में जब थीटा की वैल्यू देखी गई तो वो थी 0 डिग्री। तो इस समय अगर मैं फाई 1 की बात करूं तो आएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, और इससे हमको बी ए की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब हम इसको रोटेट कराने की बात करते हैं तो ये आपका घूम करके आपका रीजन कुछ इस तरीके से हो जाता है, 90 डिग्री घूम गया। ऐसे था पहले, ये ऐसे हो गया, मतलब ये अपनी एक्सिस से घूम जाने की वजह से इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक, ऊपर की ओर हो गया, ये ऐसे घूम गया 90 डिग्री। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है और अब 90 डिग्री बना रहा है एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ऐसे केस में 90 डिग्री घुमाने पर, जब 90 डिग्री घूम जाएगा तो ऐसे केस में आप थीटा की वैल्यू क्या लीजिएगा? 90 डिग्री, क्योंकि अब 90 डिग्री देखने को मिला। तो फाई 2 निकालिए और बी ए कॉस 90 पुट करिए, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको क्या? 0। अब आपको फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालिएगा? तो डेल फाई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या? फाई 2 माइनस फाई 2 की वैल्यू 0 और फाई 1 की वैल्यू है बी ए। तो यहां से आपको डेल फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस बी ए, ठीक। तो क्या आइडिया मिला आपको? ये समझ में आता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आपका माइनस होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड लाइंस को बताते हैं, ठीक। बात समझिएगा, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया कब? जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। यही जब आपको पूछा गया सेकंड पार्ट, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो ए था, अगर हमें बी पार्ट में 180 डिग्री घुमाना हो तो फाई 1 तो आपको पता ही है, फाई 1 की वैल्यू कितनी थी? बी ए थी। और फाई 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप लिखेंगे बी ए। जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा तो ये प्लेन जो है ऐसे नहीं होगा, तब कैसा दिखेगा? आइए दिखाई देते हैं इसका डायरेक्शन। 180 डिग्री घूमने पर
180 डिग्री घूमने पर ये वैसा ही होगा, लेकिन इस बार इसका एरिया वेक्टर आप इस दिशा में दिखाएंगे, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, ओके, जस्ट पलट गया 180 डिग्री, तो ये cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा φ2 की वैल्यू -BA। यहां से अगर आपको क्या निकालना हो, डेल फाई निकालना हो, तो डेल फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1, ठीक, φ2 माइनस φ1। अब यहां डेल फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -BA और -BA, और यहां पर आप डेल फाई इज इक्वल टू -2BA पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया 180 डिग्री घुमाने पर फ्लक्स में चेंज। तो आज के लिए बच्चों हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ लिया है, चुंबकीय फ्लक्स आपने कंप्लीट कर लिया। आपका एक छोटा सा होमवर्क होगा और वो ये होगा कि आप फ्लक्स की विमा निकाल लेंगे, ठीक है, फ्लक्स की विमा, ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकाल करके आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या रखिएगा, फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, जैसा कि आप लिखते हैं BA फॉर्मूले से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ओके, तो इस वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करके कोशिश करिएगा इसको निकालने की। आपका यही होमवर्क होगा, सॉल्व करिएगा और अगले लेक्चर का वेट करिए जिसमें हम लोग फैराडे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए